नमस्कार, एक्वाट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है फिन टेल रॉट डिजीज़, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये डिजीज़ फंगस के द्वारा भी होती है। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। फिन टेल रॉट डिजीज़ ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है और कंटेजियस है, यानी कि छुआछूत की बीमारी है और अच्छी तरह से एक दूसरे को, मछली से मछली को स्प्रेड हो जाती है। ये कई बैक्टीरिया द्वारा होता है। एरोमोनास भी शामिल है, सीडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, फ्लेवोबैक्टीरियम और भी कई बैक्टीरिया हैं जो ये बीमारी को अंजाम देते हैं। मुख्य रूप से दुम को, यानी कि पूंछ वाले फिन को, और जो पृष्ठीय पंख होता है यानी डॉर्सल फिन्स, उसको असर करती है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ज़्यादातर फिंगरलिंग्स को ही होती है। जब आप तालाब में या कहीं भी स्टॉकिंग करते हैं, आप किसी भी नर्सरी से बच्चे लाते हैं, तो स्टॉकिंग करने के 1 या 2 दिन बाद ही ये बीमारी आपको दिखाई देगी। और वो बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि पंखों का प्रोग्रेसिव इरोजन होता है, यानी क्षय होना शुरू हो जाता है। और जो वहाँ पर रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उनमें से ब्लड निकल के उसके बेस पर जमा होने लगता है, चाहे वो टेल हो चाहे वो डॉर्सल फिन हो, दोनों जगह वहाँ पर सूजन आ जाती है उस फ्लूइड के जमा होने की वजह से, और हाइपरीमिया हो जाता है। हाइपरीमिया जो है, ये किसी भी जगह जब रक्त का प्रवाह नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हाइपरीमिया बोलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जो स्टमक है उसके पास खून का प्रवाह बढ़ जाता है। जब हम लोग कहीं एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल हमारी काम कर रही है वहाँ खून का प्रवाह बढ़ जाता है। या कभी गर्मी में या कभी गुस्से में आए तो मुंह पे खून का जो है प्रवाह बढ़ जाता है, लाल दिखने लगता है चेहरा। तो ये सब नॉर्मल है, ये सब एक्टिव हाइपरीमिया है। लेकिन जब पैसिव हाइपरीमिया हो जाता है तब मुश्किल हो जाती है। उसमें किसी बीमारी या किसी अन्य कारण की वजह से वहाँ पर जो है वो रक्त का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो टिप है फिन्स की, वो ग्रेइश हो जाती हैं, ब्लैक भी हो सकती हैं, ब्राउन भी हो सकती हैं, और उससे पता लगता है कि यह इन्फेक्शन आ गया है। और उसके बाद वहाँ पर जो है इरोजन शुरू हो जाता है, यानी कि पंखों का क्षय शुरू हो जाता है और वहाँ पर लीजन हो जाता है। लीजन बड़ा प्रोग्रेसिव हो जाता है और वो रॉट में बदल जाता है, यानी वहाँ सड़न पैदा हो जाती है। और अगर और बीमारी आगे बढ़ जाए तो वहाँ पर पूरा का पूरा फिन ही लॉस हो जाता है। लेकिन अगर समय से बीमारी पकड़ी जाए और इलाज शुरू हो तो फिन्स का रिकवरी भी होती है, वो रीजनरेट भी हो जाती है। तो जो इसका पंख का जो झिल्ली होती है वो पूरी की तरह नष्ट हो जाती है, सिर्फ उसके बीच में जो कांटा होता है, रे, वो बच जाता है। और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो ये जो बेस में मसल फाइबर हैं वहाँ भी पहुँच जाते हैं और उनको भी नष्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर घाव हो जाता है, फिर मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और फिर मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ की पॉइंट ये है कि जो बीमारी है उसको तुरंत पकड़ा जाए और उसका तुरंत इलाज किया जाए और प्रिवेंशन करे ताकि बीमारी आने ही नहीं पाए। प्रिवेंशन के लिए हम बहुत अच्छी एक तरकीब बताएंगे आपको प्रिवेंशन वाले सेक्शन में। तो टेल रीजन को तो हमने खुद देखा है कि इन्फेक्शन आते ही 48 घंटे के भीतर ही पूरा टेल जो है समाप्त हो जाती है और मॉर्टेलिटी जो है लगभग 80% होती है, वो भी बहुत जल्दी। ये चित्र देखिए, यहाँ पर डॉर्सल फिन पे देखिए इरोजन हो गया है, और जो टेल फिन है यानी कॉर्डल फिन, वहाँ पर भी देखिए पूरा गल गई है फिन, वहाँ ब्राउन कलर का दिख रहा है। ये हाइपरीमिया बोल रहे थे जो आपको, यहाँ पर देखिए ब्लड का प्रवाह ज़्यादा हो गया है इस जगह पर, बेस पर जो फिन्स के हैं। ये पूरा का पूरा पंख ही कॉर्डल फिन जो है वो बीच से फट गया है और ये आगे पहुंच चुकी है काफ़ी बीमारी और लेटर स्टेज की है। इसमें टेल रीजन पूरी तरह से समाप्त हो गया है, डॉर्सल फिन भी ख़राब हो गए हैं, पूरी तरह से काला पड़ चुका है और सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी आ गए हैं जिससे जगह जगह घाव हो गया है और ये मछली जो है बहुत जल्दी ही मर जाएगी। ये एक वीडियो देखिए, इसमें ये मछली तैर रही है, इसका कॉर्डल रीजन जो है यानी कि तुम वाला हिस्सा तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और ये बहुत मुश्किल से तैर पा रही है, जल्दी ये मछली मर जाएगी।
क्योंकि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस वगैरह भी आ गए हैं। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है लग गया हो, क्योंकि वहाँ पीछे का हिस्सा सफ़ेद दिख रहा था। तो ये बीमारी जो है वो पुअर वाटर क्वालिटी की वजह से होती है, यानी कि जब लिविंग कंडीशंस बहुत ख़राब रहती हैं तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, और हाई अमोनिया और हाई नाइट्राइट और नाइट्रेट के कंसंट्रेशंस हैं अगर, तो ये बीमारी को बढ़ने में बढ़ावा मिलेगा। हाई स्टॉकिंग डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर, रफ हैंडलिंग, ये एग्रेसिव मछलियाँ हैं जो दूसरी मछलियों को नुकसान पहुँचाती हैं। pH 8.5 से ऊपर है, DO कम है, ओवर फीडिंग चल रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस बीमारी को बहुत तेज़ी से बढ़ा देंगी। ट्रीटमेंट के लिए देखा जाए कि पहले तो डायग्नोसिस की जाए कि ये कंफर्म हो जाए कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ ही है, तो फिर बैक्टीरिया वाला इलाज पूरा लगेगा इसमें। पॉन्ड सैनिटाइजेशन कर दें पोटेशियम परमैंगनेट से 5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 5 ppm से। सीफेक्स के बारे में हम बताते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, सीफा द्वारा डेवलप किया गया है। इसको आप 1 लीटर पर हेक्टेयर पर मीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। और एंटीबायोटिक में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन 75 मिलीग्राम पर केजी फिश बायोमास के हिसाब से 7 से 10 दिन दे दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। लेकिन इलाज पूरा करिएगा, नहीं तो डिजीज़ से बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो जाएंगे। जो भी दवा इस्तेमाल करें वो USFDA या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार ही करें। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है या टेरामाइसिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टेरामाइसिन ग्रुप की ही भी दवाएं हैं। एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी टेस्ट अगर करा लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये बीमारी जो है ये कई बैक्टीरिया द्वारा हो रहा है। तो इसमें सेंसिटिविटी टेस्ट में ये होता है कि जो मछली है उसमें से सैंपल ले लिया जाता है और उसको वहाँ लैब में कल्चर करते हैं अगार अगार मीडियम में, और उसकी कॉलोनी ग्रो की जाती है कई जगह, और फिर उसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स की डोज देकर ये देखा जाता है कि किस एंटीबायोटिक से सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का नाश हो रहा है। तो उससे पता लगता है कि ये एंटीबायोटिक इस केस में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो क्लोरामफेनिकॉल हो सकता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, एरिथ्रोमाइसिन हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकता है, कैनामाइसिन हो सकता है, बहुत सी दवाएं हैं। चूँकि ये बीमारी कई बैक्टीरिया द्वारा हो सकती है, इसलिए किसी एक एंटीबायोटिक पर निर्भर रहना उचित नहीं। वो वाला इलाज किया जाए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हो, तो उसके लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कराया जा सकता है। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो पॉन्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वाटर क्वालिटी हमेशा अच्छी मेंटेन रखिए। और एक ये बहुत अच्छी तरकीब है, क्योंकि ये बीमारी फिंगरलिंग्स को होती है, तो इसलिए स्टॉकिंग के 1 दिन पहले अगर ये प्रक्रिया की जाए तो टेल और फिन रॉट बीमारी आने की संभावना ऑलमोस्ट निल हो जाती है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट 200 ग्राम लिया जाएगा। रॉ सॉल्ट यानी कि आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं होना चाहिए। रॉ सॉल्ट लेना है 2 किलो। सूखी मिट्टी वहीं तालाब के बगल से ले लीजिए 10 किलो, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक कॉटन के कपड़े में बांध दीजिए, एक पोटली टाइप का बना दीजिए। आप पुरानी कॉटन की साड़ी भी ले सकते हैं। और जिस दिन आपको स्टॉकिंग करनी है उसके 1 दिन पहले ऐसी 4 पोटली आप बनाएंगे, 4 स्थान पर आप इसे तालाब के लटका दीजिए, और ये 7 दिन तक लटका रहे। ये जो डोज़ हमने आपको बताया है 200 ग्राम, 2 किलो और 10 किलो, ये 1000 स्क्वायर मीटर के लिए डोज़ है, यानी कि 1/4 एकड़ के लिए। तो अगर इससे बड़ा आपकी जगह है तो उसी हिसाब से आप इस डोज़ को बढ़ा लीजिए। ये अगर आप करेंगे, ये ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो बड़ा आसान है, और इससे जो है फिन टेल रॉट डिजीज़ जो है वो आने ही नहीं पाएगी। 7 दिन बाद वो सब अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, खाना खाने लगेंगे, फिर बीमारी आने की संभावना ऑलमोस्ट निल हो जाएगी। बाकी चीज़ें जो बताते हैं वो वैसे ही हैं कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन अच्छी होनी चाहिए 6 ppm। एल्कलिनिटी ये बहुत ज़रूरी है, 100 ppm से ऊपर होना चाहिए। टेम्परेचर 26 डिग्री के आसपास रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ना हो, हालांकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अमोनिया 1 ppm हो, नाइट्राइट 0 ही हो, और कार्बन डाइऑक्साइड घुलित अवस्था में 4 ppm से नीचे होना चाहिए। कोई ओवर क्राउडिंग ना हो, यानी कि स्टॉकिंग डेंसिटी आप मेंटेन रखिए जो भी आपका है उस हिसाब से।
फीड अप्रोप्रिएट डाइट दीजिए, जो खाना जिस मछली के लिए बना है वही दीजिए, पैलेटाइज फीड इस्तेमाल करिए, और खाने को जितना आपके कैलकुलेशन में आ रहा है उसका 10% कम ही खाना खिलाइए। आपके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, मछली की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ध्यान रहे, ज़्यादा खाना खिलाने से मछली की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि और नुकसान होता है। तो 10% आप कैलकुलेशन में अपना खाना हमेशा कम रखिए, आप बहुत सी चीज़ों से आप बरी रहेंगे। प्रॉपर सैनिटरी प्रोसीजर्स जो है वो इस्तेमाल करिए अपने तालाब में, सारे पॉन्ड में लगना चाहिए, हाथ धो करके आदमी जाए, सारा पैर भी साफ़ होना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में। जो अप्लाइंसेस आप इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, टूल इस्तेमाल करते हैं, नेट, उन सबको अच्छी तरह से धो करके धूप में सुखाना चाहिए, ताकि बीमारी आने की संभावना बहुत कम हो। और हर तालाब के लिए सारे टूल्स अलग अलग होने चाहिए। इस पर भी एक वीडियो ड्यू है, जल्दी ही बनाएंगे। बाकी आप जो भी दवा इस्तेमाल करें वो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरनमेंट को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए। और अगर ये बीमारी आपके तालाब में आ गई है, पॉन्ड में आ गई है, फार्म पर आप सारी प्रैक्टिसेस का इवैल्यूएशन करिए कि क्या किया जाता है वहाँ पर, वो ठीक से है कि नहीं है, प्रोसीजर क्या है, डिज़ाइन क्या है, और अगर हो सके तो उसमें चेंजेस करिए। तो फिन और टेल रॉट डिजीज़ बाय बाय। नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग फंगल की लेकर आ रहे हैं, सेप्रोलिनेसिस डिजीज़ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो से आपने कुछ हासिल किया है, नया सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने आप नए वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज़।